इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये टर्म्स आए हुए हैं एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें। अब सोचिए, यदि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स की बात करते थे तो फ्रिक्शन कब आता था? में हो दो सरफेस, रिलेटिव मोशन में आने की कोशिश करें, फ्रिक्शन आता था। नॉर्मल रिएक्शन कब आता था? जब कांटेक्ट में हो सरफेस। तो जनरली जो हम फोर्स की बात करते थे तो उनमें कांटेक्ट हो ये मस्ट था। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां सन और मून के या अर्थ और सन के बीच का जो इंटरेक्शन था वहां वो टच नहीं कर रहे थे एक दूसरे को। तो आखिर फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में तो यही जानते हैं, फोर्स लगाना है, चांटा लगाया, कांटेक्ट में आया, फोर्स लग गया, मतलब रियल लाइफ का तो यही है। या आपने गेंद उठाई और हिट किया, बॉल को आपने काइनेटिक एनर्जी दिया, वो पहुंचा, जिसके साथ कांटेक्ट में आया उसको चोट लगा, वहां फोर्स पहुंचा। तो अपना सेंस था फोर्स का कांटेक्ट। लेकिन जब ग्रेविटेशन चैप्टर में आते हैं तो वहां कांटेक्ट नहीं दिख रहा, और वैसे ही जब जो चार्ज के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं वहां भी कांटेक्ट नहीं दिख रहा। तो एक कंसेप्ट दिया फेराडे ने, माइकल फेराडे ने कंसेप्ट दिया कि कोई चार्ज स्पेस में मैजिक क्रिएट करता है, उस मैजिक को फील करता है कोई दूसरा चार्ज, न्यूट्रल नहीं, दूसरा चार्ज, और वो चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्सन। ये जो मैजिक क्रिएट होता है स्पेस में, उसके लिए टर्म यूज किया गया फील्ड, कि किसी चार्ज के आसपास स्पेस में जो मैजिक क्रिएट होता है, हम कहते हैं कि चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इससे भी पहले एक टर्म मैं और एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज फील्ड। अब ये जनरल किताबों में कम दिखता है। फील्ड ऐसे किसी क्वांटिटी के लिए फिजिक्स में हम यूज करते हैं जिसका स्पेस के हर एक पॉइंट पर हमें कोई वैल्यू मिले। फिर से मैं बोलता हूं, फील्ड के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि फील्ड ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए टर्म हम यूज कर लेते हैं जिनका स्पेस के हर एक पॉइंट पर हमें कोई वैल्यू मिले। मुझे बताओ, इस कमरे में क्या टेम्परेचर फील्ड मौजूद है या नहीं? क्या कमरे के हर एक पॉइंट पर मैं एक थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं या नहीं? हर एक पॉइंट का एक वैल्यू मिलेगा या नहीं? मैं कहूंगा कि इस कमरे में टेम्परेचर फील्ड मौजूद है, क्योंकि टेम्परेचर का एक वैल्यू मिल सकता है। अच्छा, तो फील्ड जब वर्ड यूज करेंगे तो कहां यूज करेंगे? पहले ये आइडिया ले लिया आपने कि ऐसे किसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू स्पेस के हर एक पॉइंट पे हमें मिल सकता हो, ऐसा जब सिचुएशन होता है तो उस क्वांटिटी के साथ फील्ड टर्म हम यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर फील्ड। अच्छा, ये बताओ, इस कमरे में प्रेशर फील्ड है या नहीं है? हर एक पॉइंट पे हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रेशर फील्ड भी है। सोचो, ये जब मैं टेम्परेचर फील्ड की बात करता हूं तो क्या वहां डायरेक्शन कहीं से एसोसिएटेड है या केवल एक वैल्यू एसोसिएटेड है? तो ये जो फील्ड है ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? स्केलर टाइप और वेक्टर टाइप के भी। तो हमने यहां देखा कि फील्ड टर्म कैसे यूज करते हैं,
कमरे में टेम्परेचर फील्ड है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैं टेम्परेचर का एक वैल्यू पता कर सकता हूँ। कमरे में प्रेशर फील्ड है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई ना कोई वैल्यू होगा, वो जज कर सकता हूँ। तो इस तरह हमने ये पता कर लिया कि फील्ड का मीनिंग क्या, कि ऐसा क्वांटिटी जिनका स्पेस के हर एक पॉइंट पर हम कोई वैल्यू ढूंढ सके, हम कहेंगे उस क्वांटिटी का फील्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे टेम्परेचर फील्ड हो गया, आपके आसपास मौजूद है। जैसे प्रेशर फील्ड हो गया, आपके आसपास मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके आसपास मौजूद है? तो चार्ज के आसपास मौजूद है। जब हम बात करते हैं एक चार्ज Q1 के, तो Q1 के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज यदि उसके आसपास आता है तो उसे वो फील कर पाता है। फील्ड का काम है कि एक चार्ज फील्ड क्रिएट करे, दूसरा चार्ज यदि उस फील्ड में आए तो उस फील्ड को फील कर फोर्स महसूस करे। तो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स हमने कूलम्ब्स लॉ से देखा। क्या लिखा करते थे कि Q2 पे फोर्स लग रहा है F12, जो देखते थे वो क्या लिखते थे, Q1 Q2 बाई R²। इसको फैराडे ने कहा कि आप ऐसे समझिए कि Q1 एक फील्ड क्रिएट करता है। Q1 जो होगा, ये Q1 एक फील्ड क्रिएट करेगा और उस फील्ड का इस R डिस्टेंस पर इस फील्ड का एक वैल्यू होगा Q1 के कारण, दैट इज E1। और यदि वहां पर कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है तो Q2 चार्ज फोर्स फील्ड वो किस बात पे निर्भर करेगा, खुद क्या है और वहां जो फील्ड आया है उस फील्ड का वैल्यू क्या है। मींस ये जो Q2 चार्ज है वो फोर्स फील कर रहा है। इसके लिए माइकल फैराडे ने क्या कहा कि आप ये सोचो कि Q1 चार्ज ने स्पेस में मैजिक क्रिएट किया, उससे R डिस्टेंस पर उसका एक खास प्रभाव है। उसका जो वैल्यू होगा उसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस वैल्यू को Q2 जब वहां आता है तो महसूस करता है उस वैल्यू को, उस प्रभाव को। और Q2 पे फोर्स कितना लगता है, तो Q2 पे फोर्स लगता है Q2, और वहां फील्ड कौन सा है, तो Q1 का फील्ड है, तो Q2 इंटू E1 ये फोर्स उस Q2 को लगता है। इसका मतलब हुआ कि यदि फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका तो वैल्यू होगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि फील्ड कहा था हमने कि ऐसे किसी क्वांटिटी के साथ हम फील्ड वर्ड एसोसिएट करते हैं फिजिक्स में जिसका स्पेस के हर एक पॉइंट पे हम कोई वैल्यू देखें। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के उसका जो वैल्यू होगा उसे हम नया नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इंसान तो आलसी होता है, इतना नहीं बोलता, वो ई बोलेगा, कैपिटल ई से। आप समझ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है। सर मैं कम आलसी हूं, तो ठीक है आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप पूछ रहे हैं मुझसे, इसका मतलब एक खास पॉइंट पे, इसका मतलब उसका वैल्यू पूछ रहे हैं, इंटेंसिटी का वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ये डिफाइन कैसे किया जाएगा, सोचो। यदि हम जानना चाहते हैं कि एक चार्ज E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां देखिए कैसे डिफाइन किया जा रहा है। पॉइंट चार्ज कौन सा ले लिया, मान लो ये पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, यहां पर एक Q है, इससे R डिस्टेंस पर आ गए, और यहां मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। चलो ये तो डिफाइन कैसे किया जाए,
तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, पहले यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और एक कंडीशन है जो इन्वॉल्व कंडीशन, टेस्ट चार्ज will always be positive very small, and it will be very small, it will be very small। अब यहाँ दो चीजें आती हैं कि पॉजिटिव ही क्यों, ये डिफिनीशन में है, और वेरी स्मॉल क्यों। तो सोचो, आप टेस्ट करना चाहते हो क्यू का कितना ताकत है, क्यू कितना ताकतवर है, क्यू कितना प्रभावशाली है। तो आप उसके बगल में एक छोटा चार्ज रखकर देखो उस पर फोर्स वो कितना लगाता है। फोर्स पहले पता कर लो कि Q इंटू क्यू टेस्ट बाई आर स्क्वायर, ये तो उस छोटे से चार्ज पे लगने वाला फोर्स हो गया। और कहेंगे फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं वो फोर्स जो होता है उसे कहते हैं, और वो कितना हो गया। और इसका डायरेक्शन भी होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहलाएगा। अब यहां हुआ कि क्यू टेस्ट तो न्यू में भी था और क्यू टेस्ट डिनोमिनेटर में भी आया होगा, और ये क्यू टेस्ट कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोगों ने ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बहुत छोटा इसलिए लिया गया क्योंकि आप प्लस क्यू का प्रभाव देखना चाहते थे। मान लो 10 कूलाम होता और उसके बगल में आप टेस्ट चार्ज रख देते 100 कूलाम का, तो 10 कूलाम 100 को नहीं प्रभावित करता, 100 कूलाम उस 10 को प्रभावित करने लगता। तो आप हमेशा जब टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो वो क्या लाते हैं, ऐसा आते हैं जो पहले से जो वहां मौजूद फील्ड है उसको डिस्टर्ब ना कर दे, लेकिन चाहिए चार्ज ही, क्योंकि मुझे फिजिक्स आता है और मैं इंप्रेस करना चाहता हूं किसी को, तो उसको भी थोड़ी फिजिक्स तो आनी चाहिए। नहीं तो पता चला एकदम परफेक्ट हिस्ट्री का बंदा पकड़ के ले आए बच्चा, सर इसको इंप्रेस करो तो आप कितना अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हो, तो मेरे बस तो बाहर की बात है, पहले तो मुझे हिस्ट्री समझना होगा। क्योंकि यार फिजिक्स वाले फिजिक्स को इंप्रेस कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज को इंप्रेस कर सकता है, मैग्नेट किसी मैग्नेट को इंप्रेस कर सकता है। आप कहते हो कि कितना पर्टिकुलर चार्ज का आर करने वाला कोई चार्ज ही चाहिए, तो वो, और वो बहुत छोटा इसलिए होगा कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने से जिस जगह का आप ताकत जानना चाहते हैं फील्ड का, वो फील्ड ही बदल जाए। आप किसके फील्ड को देखने आए थे, एक क्यू रखा हुआ था उसके, और लेते आए इतना चार्ज कि पता चला वो फील्ड ही बदल गया। क्यों? क्योंकि अब ये इसका फील्ड नहीं है, इसका फील्ड ताकतवर बन गया, तो इसके फील्ड को क्यों आप चेक कर रहे हो, वो तो अब एग्जिस्टेंस नहीं था या उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो हमेशा जो टेस्ट चार्ज लाते हैं वो क्या लाते हैं, वेरी स्मॉल, और पॉजिटिव ही लाते हैं। क्यों? ध्यान से सुनो, यदि पॉजिटिव चार्ज आप ला रहे हो और ये कन्वेंशन है, परंपरा है, तो उस पे फोर्स का एक खास डायरेक्शन हमें मिलेगा ना, मुझे वो भी चाहिए। यदि रैंडम लाएंगे, कभी प्लस ले आएंगे टेस्ट चार्ज, कभी माइनस ले आएंगे टेस्ट चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा, तो फिर हम चुन नहीं पाएंगे कौन सा फील्ड का डायरेक्शन। तो हम इसीलिए परंपरा जो बनी, डिफाइंड जहां हुआ फील्ड की इंटेंसिटी, वहीं पर यह कह दिया गया कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप टेस्ट चार्ज जो लाओगे वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि जिस चार्ज का फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हो वो उस फील्ड को डिस्टॉर्टेड ना कर दे। आप नेपाल का प्रधानमंत्री कितना प्रभावशाली है ये चेक करना चाहते हो,
और लेते आते हो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को, भाई उस पे कहाँ टेस्ट कर रहे हो? वो नेपाल का कितना प्रभावशाली है, टेस्ट करना है तो एक छोटे से बच्चे को ले जाके उसको टेस्ट करके देखो ना यार वो कितना प्रभावशाली है। आप जिसके फील्ड की ताकत को देखना चाहते हैं उससे ज्यादा ताकतवर चार्ज बगल में लाके रख दोगे तो फील्ड ही बदल जाएगा ना। तो इसीलिए डिफिनीशन में जो चेक करने का तरीका कहा गया कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा लेकिन वेरी वेरी स्मॉल। और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप जहां लिखा गया है ना वेरी वेरी स्मॉल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ ये डिफाइन आप कर रहे हैं। यहाँ डिफिनीशन में ये अगला लाइन ये लिख लेते हैं, अगला लाइन लिख लेते हैं ये इसके या तो पीछे या बाद में, लिमिट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ना उसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट मैं कर देता हूँ थोड़ा और एलेबोरेट करने के लिए। ई का वैल्यू लिखते वक्त मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम देखना चाहते हैं, पीछे लिख देंगे ये पॉइंट, लिमिट Q टेस्ट, पॉजिटिव Q टेस्ट टेंस टू 0, 0 नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, जिससे कि आप जिस फील्ड को चेक करने आए हैं वो डिस्टॉर्टेड ना हो। तो Q टेस्ट टेंस टू 0, Q टेस्ट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। 2 बार वेरी से नहीं काम चले तो 4 बार वेरी बोलो, स्मॉल। लेकिन आप इसको फील करो कि आप केवल ये जानना चाहते हो जो वहां फील्ड है कितनी ताकतवर, उस फील्ड को बदलना आपका इरादा नहीं है। तो ये जो फील्ड का आप ताकत जब भी कभी देखेंगे तो प्रोसेस तो ये रहेगा, लेकिन हमेशा इतना करने का मन आपका करेगा नहीं, मेरा भी नहीं करता। आप यहां मुझे ये बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? चलिए एक पॉइंट और आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहें इंटेंसिटी, या इसको कभी ऐसे भी कह देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और E इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एक पॉइंट और आपका मन करेगा कि यहां बताएं आप मुझे, और वो पॉइंट है कि SI यूनिट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या लिखेंगे? न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि हमने देखा कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर जो आप याद रखने वाले हैं वो ये फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे कि किसी एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? Q बाई r स्क्वायर। तो क्या सर हमेशा एक ही चार्ज का फील्ड आप देखते रहोगे? अरे कोनो ऐसा थोड़े ना यार, 2 चार्ज भी हो सकता है सिस्टम में, 5 चार्ज भी हो सकता है सिस्टम में, लेकिन पहले एक का तो पता चले। एक पॉइंट चार्ज का हमें पता चल गया, और आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपको तुरंत याद आया होगा ये तो फोर्स टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया। फोर्स पता है, यदि फोर्स देखने का हमें तरीका पता है, टेस्ट चार्ज रख देंगे, फोर्स निकाल लेंगे, टेस्ट चार्ज डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज भाग जाएगा, जो बचेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपके मन में तुरंत अच्छे विचार आ जाएंगे। शेल थ्योरम, शेल थ्योरम क्या कहेगा? ये कहेगा इसके 2 पार्ट बनाओ, केस 1 r इज ग्रेटर देन r, या आउटसाइड। ये r रेडियस का आप एक देख रहे हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। तो इसके सेंटर से आप r दूरी पे चले आए, ये सेंटर से डिस्टेंस है r, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखना चाहते हैं,
तो मैं क्या कहता हूं कि आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे, थ्योरी तो यही कहता है, लेकिन मैं कहता हूं प्रैक्टिकली अब ये काम करो, +1 कूलाम मन ही मन सोच लो से, ये मन ही मन सोचना है कि वहां मौजूद है, और उसको ये जो सेल है क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल, क्योंकि +1 कूलाम मैंने कहा, और ये रिपेल करेगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही तो आपने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये किधर फोर्स लग रहा है वो तो एरो आपने बना दिया, और वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो शेल के यदि आउटसाइड है तो आउटसाइड ये होगा वैल्यू, आउटसाइड यदि आप देख रहे हैं तो आउटसाइड में ये वैल्यू है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के कारण, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसका दूसरा केस क्या कहता होगा, सोच करके देखिए तो, हाँ, इनसाइड आर इज लेस देन आर, या लिख दिया मैंने इनसाइड। इनसाइड क्या कहते थे हम लोग, इनसाइड यदि सोचो ये +q है, बिखरा हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल, और इसके सेंटर पे रख के सोचना ना तो भीतर वाला ज्यादा फील दे देता है, से मन ही मन माना, यहाँ था नहीं कुछ, मन ही मन मान लिया, और ये सारे के सारे जो फोर्स फील करेंगे, कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर कुछ उधर, तो नेट फोर्स क्या मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। ई इनसाइड क्या होगा, 0। आउटसाइड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यदि ये पॉइंट आपके समझ में आ जाए, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपको ये ई आर ग्राफ भी समझ में आ जाएगा कि आर तक तो इसका वैल्यू क्या होने वाला था, 0, और उसके बाद अचानक से सरफेस पे कोई वैल्यू आया और वो घटता चला गया स्मॉल आर के बढ़ने के साथ साथ। क्या ये ग्राफ ई आर वाला थोड़ा सा पसंद आ गया? एक बार फिर से सोचते हैं कि जब आप भीतर थे कैपिटल आर के कम दूरी पे, तो कैपिटल आर से कम दूरी पे जब थे तो फील्ड 0 कहीं भी, सर कहीं भी आपने नहीं समझाया। मैंने फिर कहा था न्यूटन बड़ा मेहनती था, उसने सेल थ्योरम प्रूफ किया है, उसने ये बताया है कि बाहर जब फोर्स देखना हो तो सेल के सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो, और भीतर कहीं भी फोर्स देखना हो तो कैलकुलस डेवलप करके उसने उसे प्रूफ किया है कि वो 0 ही आएगा। तो फील्ड जो भीतर होगा सेल का, यूनिफॉर्म चार्ज सेल का, वो 0 होगा। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब एक जैसा बिखराव हो, एक जैसा बिखराव नहीं होगा तो फिर कहानी कुछ और भी बन सकता है। तो फिलहाल अपने 99.999% केसेस में एक जैसा बिखराव होगा चार्ज का, तो आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करें। मैं फिर से कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कैसे बनाया गया है ग्राफ, सोच के देखिए पहले कि सेंटर से आप चलना शुरू करो तो सेंटर पे 0, थोड़ा और दूर आए 0, और दूर आए 0, सरफेस के पहले है 0, सरफेस के बाहर निकलते ही एक वैल्यू मिलेगा, के क्यू बाई कितना मिलेगा वैल्यू, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर किसके बराबर हो जाता है वहां पर, कैपिटल आर के। सरफेस पे ये वैल्यू मिलेगा, और उसके आगे जाने पर आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, डिस्टेंस डबल कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का वैल्यू 1/4, डिस्टेंस ट्रिपल कर दो तो 1/9, डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दो तो 1/16 टाइम्स। तो बहुत तेजी से वो डिटोरिएट होगा, लीनियर नहीं डिटोरिएट होगा, वो जैसे पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता था, ई आर स्क्वायर कांस्टेंट हो रहा है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कोई भाई भतीजा टाइप बनेगा। तो आपने ऐसे कर्व एक बना दिया कि घट रहा है स्लोप ई का वैल्यू भी। तो शेल थ्योरम, तो सर अब आप क्या ये कहना चाहते हो कि या तो पॉइंट चार्ज वाला आइडिया सोचेंगे या सेल थ्योरम सोचेंगे? तो मैं कहूंगा इतना ही मैं क्यों कहूं, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप कैलकुलस भी सोचो, क्योंकि जरूरी थोड़े ना है कि आपको हमेशा सेल मिले, या जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा आपको पॉइंट चार्ज मिले, और भी कोई शेप मिल सकता है। सर और भी शेप मिल सकता है का क्या मतलब आपका? यहां देखिए E ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
सर्कुलर आर्क। ध्यान से देखिएगा, एक सर्किल के एक छोटे से पार्ट पर ये थीटा नॉट मैं कह देता हूं, लेफ्ट साइड थीटा नॉट बाई 2 और राइट साइड का एंगल भी थीटा नॉट बाई 2। ध्यान दीजिएगा, केवल इतने दूर चार्ज बिखरा हुआ है और चार्ज का वैल्यू इस तरह दिया गया है, लैम्डा कूलाम पर मीटर। इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हमने कह दिया लैम्डा कूलाम पर मीटर। और यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब आपको डायग्राम में भी फील करो, और ये पर यूनिट लेंथ जो वैल्यू है उसका ये हमारे सामने। अब आपको ये सोचना है कि सेंटर पर यदि मैं कोई फील्ड का वैल्यू आपसे पूछूं तो फील्ड में दो चीजें होंगी, एक तो अमाउंट और एक डायरेक्शन। तो पहले मुझे बताओ कि डायरेक्शन किधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मन ही मन +1 कूलाम्ब एज्यूम करते हैं। ये किसी को नहीं बताते, मन ही मन सोचते हैं। और क्योंकि डेफिनेशन में 1 नहीं कहा गया, वहां कहा गया है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, फोर्स निकालो, फिर क्यू टेस्ट से डिवाइड करो। तो क्यू टेस्ट कट करके 1 ही तो बनेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो चाहिए मुझे, तो यूनिट चार्ज ही मैंने रख दिया। लेकिन डिफिनीशन में ये नहीं बोलूंगा, डिफिनीशन में कहूंगा कि नहीं, वेरी वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज रखिए, फिर उस पर फोर्स निकालकर उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करिए, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इतना कैलकुलेट करते वक्त नहीं करूंगा। क्या करूंगा, 1 कूलम मैं रख ही दूंगा और उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि ये बड़ा ताकतवर है, इसका फील्ड नहीं है। फील्ड मानने में क्या जाता है, उस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो सारा बैठा हुआ देख लेते हैं उसे। तो किधर सोचो, वो प्लस वाले सारे लाठी लेके बैठे हैं और ये जो आया प्लस, तो प्लस और प्लस तो जंगजात दुश्मन, तो किधर भागाएंगे इसको? तो किधर भागना सेफ रहेगा? ये +1 कूलम बड़ा समझदार, किधर भागेगा कि सेफ भी रहे? तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भागेगा। तो डायरेक्शन हमने फील कर लिया, लेकिन इसका वैल्यू कहां से लाऊं? क्योंकि पॉइंट, ये सेल्फ थ्योरम यहां लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो आर्क है, सर्कुलर आर्क। और दूसरा, कूलम्ब्स लॉ हम यदि लगाना चाहते हैं, वो तो या पॉइंट चार्ज होना चाहिए, वो भी नहीं है, बिखराव दिख रहा है। तो बचा कौन? कैलकुलस। क्या करेंगे, एक छोटा टुकड़ा का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर, या तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, और छोटे छोटे चार्ज का फील्ड यदि अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम उनका वेक्टर सम करेंगे। अच्छा सोचो, दो वेक्टर होते तो सम करने का कौन सा फॉर्मूला है? √a² + b² + 2ab cos θ। और यदि 3 वेक्टर होते तो सर मैं पहले 2 को ऐड कर लूंगा, फिर तीसरे के साथ ऐड कर लूंगा। और 30 वेक्टर होते तो सर मैं छोड़ दूंगा। हाँ, सबसे अच्छा तरीका। तो जैसे ही 2 से आगे होते हैं तो टेंशन अपना बढ़ता है, तो 2 से ज्यादा होंगे, मान लो 3, 4 या 5, 7, तो अब हिम्मत यदि आपको बढ़ानी है अपनी, तो एक काम करो, सर मैं आई कैप जे कैप जानता हूं, सारे वेक्टर को आई कैप जे कैप में रिजॉल्व कर दूंगा, आई वाला अलग इकट्ठा कर लूंगा, जे वाला अलग, आई जे आ जाएगा, फिर रिजल्टेंट बना लूंगा। अब वाह, सही रास्ते पे। तो क्या क्या दिमाग में आया आपके? या तो सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो सीधे ऐड कर दो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 200 हो, एक डायरेक्शन में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि अलग अलग डायरेक्शन में है और 25 वेक्टर है, तो क्या करना चाहिए आपको? खुद ही सोचो क्या लॉजिक होगा। एक्स अलग करो, वाई अलग कंपोनेंट बनाओ, सारे एक्स अलग इकट्ठा करो, सारे वाई अलग इकट्ठा करो। इकट्ठा करना मतलब समेशन, और समेशन का दूसरा फॉर्म इंटीग्रेशन। चलिए, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहां सेल थ्योरम नहीं लगेगा, ये रिंग है, थोड़ा सा ही टुकड़ा आर्क जो है चार्ज, सेल थ्योरम नहीं लगेगा। और दूसरा हमने तय किया कि ये पॉइंट चार्ज वाला आइडिया भी नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि ये पॉइंट नहीं बिखरा हुआ है, तो कहां से आएंगे?
तो है तो पॉइंट का ही डिफिनीशन। उसके बाद कैलकुलस हमें हेल्प करेगा, फिर हम डायरेक्शन देख के वेक्टर सम के बारे में विचार करेंगे। ध्यान से सुनते हैं, अगले पेज पे आ गए। आपने क्या किया, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है उस लाइन से थीटा एंगल पे आ गए और एक छोटे से अंतराल आगे बढ़ते हैं डी थीटा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्क है इस आर्क पे कितना चार्ज होगा इसे ढूंढते हैं। तो आर्क का लेंथ कितना होता है, एंगल इंटू रेडियस आर डी थीटा, और उसके साथ हमने लेमडा को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चल गया, डी क्यू। और उस डी क्यू के कारण यहाँ +1 कूलाम्ब पे फोर्स किधर आएगा उसके बारे में सोचते हैं। डी क्यू के कारण ये +1 कूलाम्ब जो आपने एज्यूम किया है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये इस 1 कूलाम्ब पे लगने वाला फोर्स हमने लिखा जिसे हम कहेंगे डी ई। और वो कैसे लिखेंगे, के इंटू डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। या एक लाइन और आगे लिख लें, के आर डी थीटा लेमडा बाई आर स्क्वायर। एक और लाइन आगे लिख लें, के लेमडा बाई आर साथ में डी थीटा। आपको नेट चाहिए वैल्यू तो एक मन में आएगा कि डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कर देते, लेकिन रुक जाओ, क्योंकि अभी आपने केवल एक देखा है। ऐसे ही यहां भी छोटा सा सोचो ना टुकड़ा, ऐसे यदि यहां छोटा सा टुकड़ा सोचते तो उसका भी तो आता, उसका भी ऐसे आता डी डैश, यहाँ डी क्यू डैश सोचते। अरे ऐसे यदि देखें तो ऐसे तो डी बहुत तरह के मिलेंगे मुझे, और सबके अलग अलग डायरेक्शन आने वाले हैं, हम इनको डायरेक्ट सम नहीं कर सकते। सर फिर क्या करने का विचार, तो एक काम करो, यहाँ थीटा जैसे ऊपर है वैसे नीचे थीटा देखा, और हमें पता है पहले से कि ई यही आने वाला है, पहले से हमें पता है। इधर वाला कंपोनेंट देखो डी कॉस थीटा, और इसको समेशन कर दो, और समेशन का ही दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेट कर दो, के लेमडा बाई आर डी थीटा कॉस थीटा, और इंटीग्रेट कर दो माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक। और ये सर ये लिमिट कैसे आपने रखा, रहस्य है, रहस्य सोचेंगे। तो सर आपने एक्स वाले के बारे में कोई विचार नहीं किया, अरे मुझे पक्का पता है वो कैंसिल आउट होगा, मतलब पक्का पता है इंटीग्रेट करके 0 आएगा, और इंसान आलसी होता है, मैं इंटीग्रेट करूंगा ही नहीं। या ये कह दूंगा लेफ्ट साइड वाले डी का जैसे लेफ्ट साइड में एक्स पे एक कंपोनेंट बनेगा, राइट साइड जो आया है डी का उसको राइट एक्स पे कंपोनेंट बनेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिमेट्रिकल तो है ही वाई एक्सिस के बाद। तो जो है एक्स पे आने वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो नेट बचेगा वो आपको, आप में से कुछ बच्चों को पहले ही दिख गया था कि नीचे आएगा। किन किन को दिख गया था कि नीचे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हैंड राइज करें प्लीज। ठीक है, डायरेक्शन यदि फील आ गया तो बहुत बड़ी बात है, डायरेक्शन पहले ही फील आ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। किन किन को फील आ गया, ऑनलाइन में भी आप लोग हैंड राइज कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, केवल वो डायरेक्शन फील आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। अब ये मैं मान के चलता हूं कि आपने एक्स वाले क्यों छोड़े, आपके दिमाग में आ गया, एक्स वाले को ड्रॉप क्यों कर दिया। अच्छा सर मैं बड़ा मेहनत करता हूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो बहुत बढ़िया है, एक्स कंपोनेंट बना के उसे भी इंटीग्रेट कर लो, 0 आएगा, मजे ले लेना उसका। लेकिन मैं तो आलसी हूं, मैंने छोड़ ही दिया, मुझे डायरेक्शन पहले ही दिख गया। सर आप आलसी हो, छोड़ दिया ये तो ठीक, लेकिन इसको इंटीग्रेट कौन करेगा, हाँ मैं ही करूंगा, और कौन करेगा। चलो बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था, बहुत बढ़िया, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आज बताता हूं साइन थीटा। ठीक है, इसमें माइनस नहीं आता, माइनस थीटा नॉट बाई 2, याद रखिएगा इंटीग्रेट करके जिन जिन का रिजल्ट सी से शुरू हो, कॉट कॉस कॉस उन सब में माइनस आता है। जिन जिन का रिजल्ट इंटीग्रेशन के बाद वाला रिजल्ट सी से शुरू हो, कॉस कॉट कॉस उन सब में माइनस आएगा, बाकी में नहीं आएगा। यहाँ माइनस थीटा नॉट 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक। यहाँ चेक करिए के लेमडा बाई आर, एक बार अपर लिमिट रखो
साइन थीटा नॉट बाई 2 माइनस दूसरी बार लोअर लिमिट रखो माइनस थीटा नॉट बाई 2, और याद करो जो दो टुकड़े आने वाले हैं इनको मैं राइट साइड लिखता हूं, लेफ्ट साइड ये दिख नहीं रहा होगा कई बच्चों। ई नेट ये के लैम्डा बाय आर और कॉस थीटा इंटीग्रेट होके हो जाएगा, ये भी लिख देता हूं कॉस थीटा डी थीटा। ये था ई नेट। ई नेट कहां से देखा था हमने? ई नेट जो था वो ई वाई आने वाला था, वो हमने कहां से देखा? वो डी ई कॉस थीटा कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। यहां पर चेक करिए, यही कॉस थीटा लिखा हुआ मैं देख रहा हूं ना, फिर से एक बार लिख देता हूं, इंटीग्रेशन का साइन भी फिर से दे देता हूं। यहाँ चेक करिएगा कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन के साइन में देखिए राइट साइड कहां तक आने वाले हैं? प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक। यहाँ थीटा 0 है, यहां से आएंगे प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक। लेकिन इधर भी तो है, पीछे भी तो है, तो पीछे या तो पीछे वाला सोचिए या डबल कर दीजिए। पीछे वाला सोचेंगे तो माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक। फिर इंटीग्रेट करते हैं के लैम्डा बाय आर, इंटीग्रेशन साइन थीटा आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट देखते हैं, माइनस थीटा नॉट बाई 2 ऊपर प्लस थीटा नॉट बाई 2, और इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखते हैं के लैम्डा बाय आर साइन थीटा नॉट बाई 2 माइनस साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा नॉट बाई 2। और मुझे बताओ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है जानते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस के लैम्डा बाय आर साइन थीटा नॉट बाई 2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं ये क्या बार बार डिराइव करूंगा? नहीं। तो सर क्या ये आर्क के लिए याद कर लूं? बड़े अच्छे बच्चे हो सर, याद कैसे करते हैं? चित्र बनाओ, 100 बार लिखो, याद हो जाता है। सर मैं याद नहीं करूंगा, तो आईआईटी में सीटें थोड़ी कम है, ध्यान रखना। सर हाँ बोलो। सर वो सर आपने जो डी क्यू को आर डी थीटा इंटू लैम्डा लिखा था, उसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा है, अच्छा मुझे बताओ, आर्क पर चार्ज होगा तो आर्क पर मान लो मैंने कह दिया कैपिटल क्यू चार्ज है, तो डी क्यू कैसे लिखते तुम? यदि कैपिटल क्यू चार्ज मैं आर्क पे कह देता तो तुम क्या करते? ऐसे सोचते कि जब आर थीटा नॉट लेंथ है तो चार्ज का वैल्यू है कैपिटल क्यू, 1 यूनिट लेंथ है तो क्यू बाय आर थीटा नॉट, और यदि आर डी थीटा लेंथ है तो हो जाएगा क्यू बाय आर थीटा नॉट इंटू आर डी थीटा। तो ये जो क्यू बाय आर थीटा नॉट है ना, उसे लेम्डा कहते हैं। लेम्डा कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये पिछले पेज पे भी लिखा है, ये पिछले पेज पे भी मैं दिखा दूं, यहाँ क्या लिखा है पिछले पेज पे, ये देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। लेम्डा इज वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट length and it is called linear charge density, linear charge density। ध्यान से सोचिए, इसके पूरे का लेंथ कितना लिखते आप? यदि ये r होता तो r थीटा नॉट लिखते, तो यदि ये टोटल चार्ज q होता तो हम क्या लिख देते? ये q नॉट होता तो लेम्डा किसके बराबर होता? q नॉट बाय r थीटा नॉट के बराबर होता, क्यू नॉट बाय आर थीटा नॉट के बराबर होता ये लेम्डा। या तो क्यू नॉट बाय आर थीटा नॉट क्वेश्चन में देगा या फिर लेम्डा दे देगा। लेम्डा ही जनरली ट्रेंड है, दिया जाता है जहां पे रॉड पे बिखरा होगा चार्ज, रिंग पे बिखरा होगा चार्ज, तो लेम्डा वैल्यू आपको गिवन होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो उसका यूज करके आप एलिमेंट्री चार्ज पता करो छोटे टुकड़े का, फिर उसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड तक ढूंढो, और फिर उसको या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे या कंपोनेंट बनाकर इंटीग्रेट करोगे। ये जो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन में लिमिट को एक बार और आप देखना चाहें तो ध्यान से देखिए। मुझे ये बताइए कि जब आपने चुना है एक छोटा सेक्शन जिसपे देख रहे हैं चार्ज, तो कहां से कहां तक देख रहे थे? तो आपने डिराइव करने के लिए एक छोटा टुकड़ा जो लिया था वाई एक्सिस से थोड़ा आगे जा करके लिया था,
वाई एक्सिस यहां मैं कह देता हूं, एक्स एक्सिस में यहां कह देता हूं। वाई से थोड़ा आगे गए थीटा, और फिर यहां जाकर के आपने और थोड़ा आगे बढ़े डी थीटा, और फिर ये आपने लेंथ देखा आर डी थीटा, उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया था डी क्यू। और यहाँ मन ही मन सेंटर पे +1 कूलाम सोच लेते हैं, और फिर उस पे लगने वाला फोर्स देख लेते हैं, ये आ गया डी। और डी क्या लिखते थे, के डी क्यू बाई वहां से जो डिस्टेंस है सेंटर का आर स्क्वायर। फिर इसके कंपोनेंट बना लेते हैं, क्योंकि आपको नेट चाहिए होता है। ये हो गया डी कॉस थीटा, और फिर उसको समेशन कर देते हैं या इंटीग्रेशन कर देते हैं के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा को। अब यहाँ पर ये जो ई नेट आ रहा है ना, ई नेट, तो ई नेट लिखते वक्त जब आप लिमिट की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये थीटा यहाँ 0 है, और थीटा 0 है तो सामने ये जाते जाते ये कहां तक गया है, थीटा नॉट बाई 2 तक। लेकिन यहीं से यहीं तक से काम थोड़े ना चलेगा, पीछे भी तो है। तो उसको आप क्या करोगे, तो या तो जितना इसका y कंपोनेंट बनेगा उतना ही उसका बनेगा, आप डबल कर लो, ये सोच के डबल कर लो। मतलब ई नेट देखते वक्त एक काम करो, इंटीग्रेशन के आर डी थीटा लेमडा बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा तो है, इसको इंटीग्रेट करो 0 से थीटा नॉट बाई 2 तक, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी चलेगा। या तो ये काम करोगे, या माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यदि आगे वाला थीटा नॉट बाई 2 है तो पीछे वाला थीटा नॉट बाई 2 को माइनस थीटा नॉट बाई 2 कहोगे। तो पीछे वाला जो थीटा का ये एक्सट्रीम है, ये लिखोगे माइनस थीटा नॉट बाई 2, ऊपर आया थीटा 0 और आगे गया थीटा नॉट बाई 2 प्लस थीटा नॉट बाई 2। तो आपने या तो इंटीग्रेट करना है माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक, या आपके दिमाग में सिमेट्री आ गया है, 0 से थीटा नॉट बाई 2 तक का इंटीग्रेट करके वाई कंपोनेंट उसका डबल कर देंगे, क्योंकि दूसरे तरफ से भी वही निकल के आने वाला है। तो आप इस तरह इसके लिमिट के बारे में, तो सर क्या ये सारी बातें आप एक ही लेक्चर में सिखाओगे? अरे यार, मैं तो ये लेक्चर देना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ फॉर्मूले होंगे, उनको याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सर वो तो मेडिकल वाले बच्चे वैसे करते हैं। अरे तो एग्जाम का पेपर वही बनाता है जो सीबीएसई है, वही एनटीए है, वो उधर जो मेडिकल एपीएमटी का भी पेपर बनाएगा, इधर मेंस का भी बनाएगा, तो मेंस तक तो वैसे ही निकल जाता है, फॉर्मूला तो निकल गया, बोर्ड भी वैसे ही काम चल जाता है। लेकिन एडवांस में आपको ये डेरिवेशंस के टेक्निक्स जब आते रहते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चंस जिनके फॉर्मूले आपने नहीं याद किए, मैंने नहीं याद किए, वो भी आप बना दोगे, क्योंकि आपको पता है तरीका क्या है। एक छोटा टुकड़ा लेना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। एक तो होता है कि मैं जोमेटो पे फोन करूं, ऑर्डर करूं और शाही पनीर आ गया, खा लिया। एक होता है मुझे पता है कैसे बनता है, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हो तो मैं खुद बना लूं। तो ये वही बात है कि आप यहाँ बनाना सीख रहे हैं, कैसे ये क्वेश्चंस को या तरीका है इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। आपको टफ लगेगा, यार ये तो बड़ा गंदा है, तो अच्छी बात है, फोन कॉल करो, जोमेटो लाएगा खाना, मतलब आप फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई कर दो। अच्छा सर ये भी ले, जोमेटो वाला क्वेश्चन देखो, यहां बताओ स्पेशल केस 1, ये सेमी रिंग है, सेमी रिंग देख लो। सर यहाँ तो पूरा रिंग दिख रहा है, ये लो भगा दिया। सेमी रिंग देख लो। सर डायमीटर का क्या करूं, लो भगा दिया। सेमी रिंग देख लो। आप मुझे ये बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दे दिया गया, ई एट सेंटर। तो हमें कोई वैल्यू तो चाहिए। ये हुआ जोमेटो से ऑर्डर करना, कि मतलब आपने यदि फॉर्मूला याद कर लिया है तो आपका काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो पहले मन ही मन सोचेंगे कि यदि यहाँ +1 कूलाम होता तो ये सारे दौड़ा देते ऐसे, ये सारे इसको ऐसे दौड़ाते, और फिर आपको मन ही मन याद आ जाता कि नेट तो यही लिखूंगा मैं। फिर आपको याद आता 2k लेमडा बाई आर, रेडियस दिया गया है, और साइन थीटा नॉट बाई 2, जहां पर थीटा नॉट होता पूरा आर्क जो एंगल बनाता है सेंटर, यहाँ पर थीटा नॉट कितना है, अरे थीटा नॉट कितना होगा इस केस में
पाई, क्यों सेमी रिंग, तो पाई, तो आप फॉर्मूले में आगे बढ़ जाओ। ई नेट आप कितना लिखने वाले हो, ई नेट 2k लैम्डा बाय आर, और साइन थीटा नॉट के बदले पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 के तो बड़े मजे हैं, आपको अच्छी तरह याद है। कितना हो गया 2k लैम्डा बाय आर, ये हो गया ई नेट। सेंटर पे कितना होगा 2k लैम्डा बाय आर। अब मुझे ये बताओ, भले ही शाही पनीर बनाना कठिन है, लेकिन ऑर्डर करना कौन सा मुश्किल है? आपको यदि फोन नंबर पता है, काम चल गया, फॉर्मूला पता है, रिजल्ट हाथ में। सर तो मैं मान लू ना कि सेमी रिंग ही पूछेगा। अच्छा एक काम करो ना, पूरे रिंग का बताओ तो। 0, सिंपल यार, रख दो सेंटर पे, नीचे ऊपर वाला चार्ज नीचे तो आएगा, नीचे वाला ऊपर, वो कहेगा ठीक है यार, जहां पे हूँ ठीक है। सोच के देख लो। अच्छा सर, यदि सेंटर के इधर उधर होता तो? भाई उसी के लिए तो शाही पनीर बनाना सिखा रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सेंटर के लिए। तो सर आप क्या करोगे? अरे मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन। क्यों? यदि 1 ही मिनट है मेरे पास, तो मैं थोड़े ना टाइम पास खेलूंगा, दूसरे क्वेश्चन भी तो है बनाने के लिए। तो क्या सर आर्क में केवल सेंटर? हाँ, फोन नंबर उसी का है तुम्हारे। सर स्विगी वाला ऑर्डर भी तो कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो तो, मजे लो थोड़े से। ये है प्लस लैम्डा कूलाम पर मीटर, और ये है माइनस लैम्डा कूलाम पर। फील तो आ गया होगा कि क्या कहना चाहता हूं। दो तरह के चार्ज है, और आपको बस ये बता देना है, ई एट सेंटर। मजे हैं। आपने दूसरा डिसऑर्डर किया आज। तो क्या चाहते हो, क्या एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या 2 टुकड़ों में फॉर्मूला सोचोगे? पक्का 2 टुकड़ों में सोचोगे? तो सोचने की शुरुआत कहां से करें? सेंटर पे क्या रख दें मन ही मन? +1 कूलाम एज्यूम्ड है नहीं वहां, ध्यान रखिएगा, किसी को नहीं पता चले। आप मन ही मन सोचना वहां 1 कूलाम, और फिर सोचो वो जो सारे प्लस वाले हैं, उसके डर से ये किधर भागेगा? किधर भागेगा? प्लस की तरफ। चलो ये आपने एक देखा, और फॉर्मूला क्या लिखा? 2k लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2/2। पाई बाय 2/2 क्यों लिखा? क्योंकि प्लस वाला कितना एंगल बनाता है? हाँ ये देखो, ये इसका थीटा नॉट है पाई/2, और उसका हाफ, तो ये कितना हो गया? k लैम्डा बाय आर √2, क्योंकि पाई/4 हो जाता 1/√2, ऊपर में भी 2 है, तो वो √2 आ गया। k लैम्डा बाय आर √2। अच्छा वो माइनस वाला क्या करेगा, ये तो बताओ थोड़ा सा। वाह वाह, अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा +1, आओ लड्डू खिलाता हूं। तो वो उधर जो ई आया, क्या इससे अलग आएगा? k लैम्डा बाय आर √2 मैंने सीधे लिख दिया। और ये दोनों ही कितने कितने डिग्री पे हैं? 45 45 45 45, और ये दोनों 45 पे हैं, तो ये तो सिमेट्रिकल हो गए, 90 पे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए दोनों। तो रिजल्टेंट ये एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, ई नेट। ये कितना हो गया? 2k लैम्डा बाय आर। ई लैम्डा बाय आर √2 का √2 टाइम्स, या ई लैम्डा बाय k लैम्डा बाय आर √2 का cos थीटा cos 45, उसका 2 टाइम्स। फाइनली ये रिजल्ट आ गया 2k लैम्डा बाय आर। सर मैं तो याद कर लूंगा। अरे याद क्या करोगे, डायरेक्शन भी तो पता चलना चाहिए। तो आपको ये तरीका सोचना है, फॉर्मूला पहले याद करेंगे, और उसके बाद फिर उसको अप्लाई कर करके देख लेंगे कि हाँ मेरे से हो पा रहा है या नहीं। सर मुझे यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा, यदि फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, तो मैं नहीं याद करूंगा, क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। अरे भाई मेंस पहले पास करना है ना, तो मेंस पास करना है तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। सर मैं एग्जाम में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, डिराइव कर लूंगा। भाई टाइम नहीं रहता, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर मैं बहुत अच्छा कैलकुलेट करता हूँ। भाई ठीक है, फिर डिराइव कर लें। लेकिन बेस्ट वे क्या है? एकदम आपके टिप्स पर रहे। आर्क का ये फॉर्मूला होता है, चाहे सेमी सर्किल हो, चाहे क्वार्टर ऑफ सर्किल हो, चाहे 60 डिग्री हो, मैं अप्लाई कर दूंगा। क्लियर? फॉर्मूला यदि याद है, मतलब आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होगा तो गलत करोगे ही नहीं।
और कहोगे कि नहीं सर मैं एक दिन ऐसा कैलकुलस सीखूंगा कि सब डेरिवेशन। अरे छोड़ो यार, एग्जाम के टाइम पे डेरिवेशन का मौका नहीं मिलता। सर बोर्ड में पूछेगा तो अरे तो एग्जाम से पहले 3 महीना बैठ के क्या करोगे, कॉपी पे लिखना जो जो डेरिवेशन पूछ रहा है, 10 साल में 20 बार आया होगा। सर भी ऐसे मतलब सीबीएसई के 4-4 पेपर रहते हैं ना यार, तो हर एक पेपर में कॉमन डेरिवेशन दिखता है तुम्हें। 5 साल वाला पेपर याद करो, छठे साल का वही पेपर आएगा। तो आप बोर्ड का नंबर सोच रहे हो तो बोर्ड का तो वही होता है कि बोर्ड वाला 10 साल का पेपर खरीदे, उसको याद किया सेमी कॉलम फुल स्टॉप कॉमा के साथ, और एग्जामिनेशन में एकदम अच्छी तरह से वो सेमी कॉलम फुल स्टॉप कॉमा याद रखा, कहाँ कहाँ देना, तो नंबर शानदार। सर न्यूमेरिकल आएगा, अरे तो वो तो तुम बनाओगे ही। सर थ्योरेटिकल आएगा, उसी के लिए तो याद करोगे। सर डेरिवेशन आएगा, वो भी याद कर लेना। सर फिर आईआईटी का क्या, आईआईटी के लिए वही तो कह रहा हूँ कि मेंस के लिए आपका याद जो है आपको नंबर दिला देगा, और एडवांस में आपका सोचने का जो तरीका होगा वो नंबर दिलवा देगा। यहां चेक करिए, इस क्वेश्चन में आपसे मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करो, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है? क्या ऐसा कर लूं कि 60 डिग्री के एंगल वाला पूछ लूं? चलिए यही बता दीजिए, जिसमें ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, यहाँ पर लैम्डा कूलम पर मीटर है, किधर होगा? ये किधर होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे पता चला? +1 कूलम एज्यूम कर लिया और फिर सोचा ये प्लस वाले सारे उसे भगाएंगे, और ई कितना लिखते थे फॉर्मूला, के लैम्डा बाय आर, और साइन कौन आता था साथ में, साइन थीटा नॉट बाई 2। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, के लैम्डा बाय आर साइन 60/2, साइन 60/2 साइन 30, साइन 31/2, के लैम्डा बाय 2 आर। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, थैंक यू। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, k लैम्डा बाय आर। तो हम लोग इतना मेहनत करके ये पता कर लिए कि शेल थ्योरम आता है, बाहर होगा तो k3/r², भीतर 0, उसका एक ग्राफ मैंने देख लिया। पॉइंट चार्ज का हमें आता है, और आप भी ये भी मैं कह सकता हूं कि आर्क का भी हमें आता है। आर्क के लिए भी हम तैयार हैं, आर्क का हम लिख सकते हैं। सर ऐसे कितने फॉर्मूले आप मुझसे लिखवाओगे? ज्यादा नहीं, 5-7, और उसके बाद एक थ्योरम बताऊंगा गॉस, और उसके बाद 25 और डिराइव करके बताऊंगा, क्योंकि गॉस थ्योरम सीखने के बाद यही डेरिवेशन सिमेट्रिकल केसेस में कैलकुलस के बदले वो आसान हो जाता है। तो इस वजह से अभी 5-7 तो ये खतरनाक वाले, जिसमें कि आपके ज्यादा टाइम बर्बाद हो, और वो भी देख के समझ में आ जाए कि मेरे समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल रिजल्ट अप्लाई करना सीख जाओ तो मेंस निकल गया। और आपके यदि समझ में ही आ गया तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी तो यही चाहूंगा कि आपकी समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए लड़ना नहीं है। अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे मैं दिमाग को चलने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं समझ में आएगा तब भी मुझे पता है कि 1 कूलम जिधर भागेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, प्लस वाला दौड़ाता है और माइनस वाला लड्डू बुलाता है। ये दिमाग में रखिएगा। +1 कूलम जहां भी फील्ड पूछे वहां मन ही मन दिमाग में रखिएगा, दूसरे को मत बताइएगा। दूसरे को बताइएगा कि पॉजिटिव वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज मैंने रखा था, उसको फोर्स निकाला था, फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया था, और फिर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। बहुत मेहनत। और खुद क्या करना है, +1 कूलम रखना है, उस पर जितना फोर्स आएगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब यहाँ गौर करो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके सामने आसान क्वेश्चन आए। सर आसान माने एक पूछ के दिखाओ, ये +q, ये +q, ये +q, ये +q, ये स्क्वायर्ड है, और आपको उसके सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने को कहा गया। कैसे सोचा जाए? तो ये तो सारे कैंसिल कर देंगे, पक्का? तो ये सारे कैंसिल कर देंगे तो फिर मुझे क्या गम है? +1 कूलम रखो, 1 कूलम एज्यूम, और फिर देखो ये सारे दोहरा रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया। ई नेट क्या दिखने लगा? 0। कहां पर? एट सेंटर, और कहीं नहीं। अच्छा ध्यान रखना, चार्ज 2 तरह के होते हैं। यदि मैंने ऐसा किया कि इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा सा बदलाव ये किया, स्क्वायर तो लिया, ये +q, ये +q लिया, ये +q लिया, और यहाँ -q कर दिया,
और ये सारे r डिस्टेंस वाले हैं। E एट सेंटर हम जानना चाहते हैं। तो यहां पर इस एग्जांपल में सोचिए आप, यहां भी 0 मैं कह दूं तो किस लाइन की तरफ होगा? मैंने कहा A B C D नाम, किस लाइन पे आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? D की तरफ, BD वाले लाइन पे D की तरफ। क्या ऐसा दिख रहा है? कैसे पता चला? हाँ, क्या करेंगे सॉल्व करते वक्त? जब इसका सॉल्यूशन मुझसे पूछा गया तो हमने मन ही मन क्या किया कि सेंटर वाले पॉइंट पे क्या कर दिया, सेंटर पे +1 कूलाम एज्यूम, और +1 कूलाम को ये +q जो है रिपेल करता और ये +q रिपेल करता, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये +q रिपेल करेगा और ये -q अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों इधर आ गए। तो ई नेट कितना आ गया? यही दोनों जो हैं मिल करके मुझे ई नेट दे रहे हैं। यहां पर दिखने लगा ई नेट कितना आ गया एट सेंटर, KQ/r², क्योंकि ये r है और इसका मैंने ट्वाइस कर दिया। सर एक तो -q था, उसको माइनस में ले जाके आप लिखो। अरे माइनस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते वक्त नहीं सोचते, वैल्यू लिखते हैं, एरो से डायरेक्शन देखते हैं। तो वैल्यू क्या होगा? KQ/r², दूसरे का भी KQ/r², माइनस KQ/r² नहीं बोलेंगे। जब हम फोर्स लिखते हैं तो उसमें माइनस चार्ज लेके माइनस वाला नहीं डाल के लिखते, क्योंकि वो वैल्यू मुझे चाहिए, माइनस डायरेक्शन बताता, डायरेक्शन हम तो एरो बना के दिखा रहे हैं। तो KQ/r² आया, दोनों फोर्स और उनका सम, क्योंकि एक ही लाइन पे थे। डायरेक्शन किधर किधर? बी से डी की तरफ। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग इसके लिए तैयार हो गए कि जो फील्ड का इंटेंसिटी है, आखिर 4 चार्जेज है तो कैसे लिखें। अच्छा सोचो तो, यहां पर एक है +q और यहां पर एक है +4q, इनके बीच में डिस्टेंस है d। आपको बताना है a और b के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन AB where E0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना, तो वो स्पेस के पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है, इसके कारण उसके कारण नहीं, नेट वैल्यू। जब कह रहा है ना E0, माने नेट वैल्यू की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो वहां 1 चार्ज का फील्ड है कि 10 चार्ज का फील्ड है, उनका आप जब तक नेट नहीं निकालोगे तब तक मत बोलो, उससे पहले आप कैलकुलेशन के प्रोसेस में हो। फाइनल रिजल्ट क्या बोलने वाले हो? नेट। तो कहा ना कि ऐसा पोजीशन बताओ जो जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? सॉल्व करते वक्त क्या लगता है आपके दिमाग में, क्या आइडिया आ रहा है कि बीच में कोई पॉइंट मान लूं, किसके नजदीक आप उम्मीद करते हो? किसके नजदीक, ए के या बी के? ए के पास। यहां रखो, मैंने क्यू टेस्ट रख दिया ना, मैं कौन सा क्यू टेस्ट रखता हूं? 1 कूलाम से 1 कूलाम रख दिया। अब मुझे बताओ, 1 कूलाम को +q वाला, मान लो ये x डिस्टेंस पे है, किधर धकेलेगा? b की तरफ। और b वाला किधर धकेलेगा? a की तरफ। उनके वैल्यूज लिख लो, KQ/x² और दूसरा लिख लो K4Q/d - x², क्योंकि ये एक तरफ x है तो दूसरे तरफ का डिस्टेंस होगा d - x। और जब ये फोर्स दिख गए तो ये क्या होने चाहिए? 0, क्योंकि नेट 0 है, मतलब लेफ्ट और राइट वाले कैंसिल आउट हो जाए। तो कितना वैल्यू आ गया अपने पास? K4Q/x², ओ सॉरी, d - x², और राइट साइड की तरफ क्या गया था? KQ/x²। एक काम करो, k भगा दो, q भगा दो, और स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो ये लेफ्ट साइड अब कितना आ जाएगा? 2/d - x, और राइट साइड हो जाएगा 1/x। 2x = d - x, तो x = d/3। x = कितना आ गया? d/3।
अब इस तरह के क्वेश्चन यदि बन रहे हैं तो इसमें कोई नया कंसेप्ट थोड़े ना आया। कौन सा कंसेप्ट आया है? बेसिक आइडिया, फोर्स। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के प्रॉपर्टी को आप कह रहे हो। यहां पर सोचो कि यदि ऐसा होता, प्लस क्यू होता और -4q होता, तो आपको क्या उम्मीद है कि फिर से कहीं पे 0 हो जाएगा? बीच में कहीं रख के देखो तो 1 कूलम, कहीं पे 0 होगा? किस तरफ 0 होने की उम्मीद करो? लेफ्ट साइड या राइट साइड? हाँ, ए के लेफ्ट या बी के राइट, ऐसे देख सकते हैं। तो आपको कहा गया फाइंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वेयर E0 ऑन लाइन AB। ये जो AB लाइन है ना, इस लाइन पर कोई पॉइंट आप ढूंढते हैं, उस पॉइंट पर अब सोचो, मुझे तो नहीं पता, तो मैं बीच में रख के देखता हूं +1 कूलम, देखता हूं प्लस क्यू वाला दोहराएगा और माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो यहां तो E0 होने का कोई चांस है ही नहीं, E नॉट इक्वल्स टू 0। राइट साइड में रख के देखता हूं, राइट साइड में यदि बी के राइट साइड में रख के देखता हूं +1 कूलम, तो माइनस वाला बुलाएगा और वो प्लस वाला धकेलेगा, लेकिन प्लस वाला ज्यादा ताकतवर होगा कि माइनस वाला? तो इस जगह भी E का नेट होना 0 पॉसिबल नहीं है। तो बचा राइट लेफ्ट साइड, तो ए के लेफ्ट साइड में कहीं पर मैं +1 कूलम रख करके देख रहा हूं, प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, नजदीक में है, इसका ताकत ज्यादा, और -4q वाला दूर में है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, और रे उल्टा हो गया, प्लस वाला तो रिपेल करता। फिर से देखते हैं, यहां पर चेक करिए, प्लस वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा, और माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और चांस है कि यहाँ E0 हो जाए, और ये चांस है कि यहाँ E0 हो जाए, यही एक्स हम ढूंढ रहे हैं। 0 होने का कारण कैसे सोचें, ध्यान से देखिए, एक तो Q वाला छोटा चार्ज है और एक 4Q वाला ताकतवर है, लेकिन 4Q वाले से हम दूर हैं, तो उसका प्रभाव, और Q वाले के नजदीक है, उसका प्रभाव हो सकता है बराबर हो जाए, क्योंकि नजदीक में तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा ताकतवर फील्ड रहता है। नेपाल के राजा के घर में जाओगे बहुत मार मारेगा, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, फिर भी क्या है, तो अपने घर में वो बहुत ताकतवर है। तो इसका मतलब हुआ कि वो हम 4Q बहुत ताकतवर है लेकिन उससे बहुत दूर है, और Q वाला कमजोर है लेकिन उसके घर में है, वो हो सकता है कि दोनों के फोर्स वहां बैलेंस हो जाए। तो यदि ऐसा है तो हम क्या लिख रहे होंगे, ये कैपिटल Q वाला देखो, ये पॉजिटिव वाला KQ/x², और दूसरा वाला देखो K4Q/ डिस्टेंस नीचे देखो L+ या D है डिस्टेंस तो D+x², नीचे D यदि दिया जाता तो D+x², यदि डिस्टेंस D है यहां से यहां तक गिवन होता है। अब सॉल्व करते वक्त क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व करते वक्त तो ये E0 था ना, इसलिए दोनों फोर्स को बराबर कर दिया, और लेफ्ट साइड डायग्राम में डिसाइड कर ही चुके, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो कटवट करने के बाद, तो कितना आ जाने वाला है, 1/x = 2/d+x, ये d+x = 2x, ये 2x - x = d, तो x = हो गया d, इतने डिस्टेंस पे होगा, तो ये हो सकता है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। इसमें यदि कोई आपको लग रहा हो कंफ्यूजन तो बताएं। हम लोगों ने ये पता कर लिया है कि फोर्स ही है फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जिस किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, वहां मन ही मन एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते। यहां चेक करिए, जो मैंने बात की फॉर्मूले के लिए, यहां भी इसे भी ध्यान रखिएगा, E ड्यू टू
चार्ज्ड रिंग। तो आप कहोगे कि सर ये क्यों बताते हो? एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू। आप एक्स डिस्टेंस पे आ गए, रेडियस है आर। तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। पहले डायरेक्शन बताओ किधर होगा, रिंग की तरफ या रिंग से दूर? तो रिंग से दूर, तो +1 कूलाम रख करके देख लो, +1 कूलाम से। और ये देखो किधर दोहराएगा, इधर। ई का वैल्यू हम नेट यहां देख रहे होंगे। अब नेट यहां यदि हमें चाहिए, तो नेट यहां चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करें? तो डायरेक्ट तो हमारे पास कोई रूल है नहीं, शेल थ्योरम भी नहीं है। ये क्या है? ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। सेंटर ऑफ मास थ्योरम टाइप कोई थ्योरम नहीं है मेरे पास। हाँ, पॉइंट चार्ज का हम जानते हैं। तो आप लोगों ने जैसे सोचा, एक काम करते हैं, टोटल चार्ज हमने यहाँ कह दिया Q। टोटल चार्ज जो है वो है Q। यहां पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा चुन लेता हूं जिसे कह देता हूं dq। और इस dq से हम यहां फोर्स देख रहे हैं। इस dq से हम देख रहे हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 कूलम। और ये क्या करेगा? इधर धकेलेगा, दैट इज d। और ई नेट चाहिए तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे किसका? d का कंपोनेंट बना के। बस ये काम। सर आप यहीं पर ई नेट क्यों कैलकुलेट कर लोगे? वो x और y कंपोनेंट को छोड़ क्यों दोगे? फिर से याद बताओ, याद दिलाऊं आपको, ड्यू टू सिमेट्री। फिर से मैंने क्या कहा? एक छोटा चार्ज लिया, टुकड़ा। सर आपने इस बार ये नहीं कहा थीटा एंगल पे डी थीटा, आपने ये नहीं कहा एक्स पे डी एक्स, नहीं कहा। कारण क्या बना कि यहां पर देखो, थीटा भी फिक्स्ड है, एक्स भी फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है। जब सारा फिक्स्ड चल रहा है तो अपना काम बड़ा आसान है। ये डिस्टेंस देखो तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस यहां दिख रहा है? √x² प्लस r²। तो यहाँ जो डी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? के dq बाय √r² प्लस x², इसका होल स्क्वायर। क्या ये लिखना समझ में आ गया आप लोगों को? या राइट साइड में लिख देता हूँ d = राइट साइड में लिख देता हूँ के, लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ के dq अपॉन r² प्लस x² स्क्वायर रूट में, ये डिस्टेंस हो गया, का होल स्क्वायर। या वो हटा दो स्क्वायर रूट, r² प्लस x², ये आ गया d। डी जब आप लिख चुके तो अब आपको वो तो नहीं चाहिए, आपको तो ई नेट चाहिए। ई नेट कैसे आएगा? हाँ, तो ई नेट लिख रहे हैं, ई नेट लिख रहे हैं इंटीग्रेशन डी के बदले के dq बाय r² प्लस x²। और वो cos थीटा के बदले मैं लिख रहा हूं x अपॉन √r² प्लस x²। और यहां से देखिए ई नेट का वैल्यू, ई नेट के इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। कौन कौन? के x बाय r² प्लस x² के पावर 1 + 1/2, दैट इज 3/2। और इंटीग्रेशन dq का बन गया q, क्योंकि बाकी चीजें बदल ही नहीं रही। तो इंटीग्रेशन dq, सारे dq को सम करना, dq सम किया तो q में बदल गया, टोटल चार्ज ऑन रिंग। इंटीग्रेशन का मीनिंग को समझो, समेशन। नहीं इंटीग्रेशन पसंद आए तो समेशन। तो समेशन dq, कौन सा? हर एक टुकड़े का dq। तो सारा dq इकट्ठा करोगे तो क्या मिल जाएगा? q। कौन सा? रिंग पर जो टोटल चार्ज है। तो हम एक फॉर्मूला की तरह इसे याद रखेंगे, ये नहीं कि हम काम जब पड़ेगा फिर डिराइव करने लग गए। फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे क्या? के क्यू x बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2। सर मैं इसका x कंपोनेंट नहीं y भी सोचूंगा। अरे मत सोचो यार, फिर भी सोचूंगा तो आप ऊपर एक टुकड़ा लेना, नीचे एक टुकड़ा लेना, दोनों का देखना, y वाला टुकड़ा कैंसिल आउट हो गया सिमेट्री से। लेकिन y वाले में इंटीग्रेशन में मत घुस जाना, क्योंकि देखना जो जो दो दो टुकड़े लोगे पेयर में ऐसे ही कैंसिल आउट होगा।
क्योंकि हमेशा वो y लाइन पे जरूरी हो नहीं है, होगा कहीं z पे भी होगा, कहीं और भी होगा। हमें x वाला चाहिए, वो चाहिए, मिल गया। क्या मिला? ये फॉर्मूला देखिए फिर से। एक्सिस पे यदि x डिस्टेंस पे है, r यदि रेडियस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स आप देख रहे होते हैं, वो फोर्स कैसे लिखेंगे कि यदि इस पे टोटल चार्ज कितना कह दिया गया है +q, तो कैसे लिखेंगे k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट भी हटाओ, टू दी पावर कितना 3/2। ध्यान से देखिए, यदि इफ x 0 कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? एट सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो लॉजिक सही है आप लोग। और यदि x टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे, या x टेंस टू नहीं इनफाइनाइट कर देंगे, तो देखना ना ये 0 हो जाएगा, वो इससे भी निकल के चला आएगा। x टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला कॉमन कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर लिमिट देख सकते हैं। मैथ्स में लिमिट निकालना सीख जाओगे, अभी छोड़ो यार, मेरा कौन सा इसमें टेंशन है। एक आपने देख लिया, सेंटर पे आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इससे हमारे दिमाग में रहेगा। एक फॉर्मूला, अभी टाइम क्या है, हो गया या 2 मिनट में एक फॉर्मूला और बता दूं मैं? पक्का 7 मिनट हो गया है, तो चलो अब नहीं बता रहा मैं, केवल देख लो एक मिनट। छोड़ो यार, अगले यहाँ r डिस्टेंस पर आ गए और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, k लैम्डा बाय r साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, और ये इसको परपेंडिकुलर वाला कहते हो और ये पैरेलल वाला कह देते हो, k लैम्डा बाय r cos अल्फा माइनस cos बीटा। यहाँ पर अल्फा कौन है? ये एंगल बीटा है, और इधर से जो एंगल है ये अल्फा है, और ये डिस्टेंस r है। यहाँ ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा और r का फॉर्मूला। E ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट चार्ज्ड वायर, along the line नहीं, perpendicular to it। E ड्यू टू फाइनाइट, फाइनाइट वायर है तो r के ऊपर वाला टुकड़ा बीटा एंगल बना रहा है और r के नीचे वाला टुकड़ा जो है अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये जो आएगा, तो यहाँ +1 कूलम रख के देखोगे तो +1 कूलम को ये किधर धकेलता होगा? इधर कहीं। तो ई के 2 कंपोनेंट बनते होंगे, हमेशा 2 आपको देखना पड़ेगा, वहां नेट नहीं होगा। और 2 कंपोनेंट जो बने वो कौन से बने? k लैम्डा बाय r sin बीटा प्लस sin अल्फा, और नीचे आ जाएगा k लैम्डा बाय r cos अल्फा माइनस cos बीटा। डेरिवेशन में भी अगले टर्म पे, एप्लीकेशन तो जरूर देखना अगले टर्म पे, डेरिवेशन भी देखना। अभी के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।